अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो क्या उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो डीसी में से डायरेक्ट करंट में से करंट जो है वो पास नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट विल नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम एक बल्ब कनेक्ट कर दें तो वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो जलेगा नहीं। और अल्टरनेटिंग करंट में एक हम कैपेसिटर कनेक्ट करें तो कैपेसिटर के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट जो है, आपको मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में से कैपेसिटर में से जो अल्टरनेटिंग करंट है वो फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करें और वहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड हो उसमें, तो वो बल्ब ग्लो करेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में से किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो स्टोर होगा। तो डायरेक्ट करंट के अंदर जो चार्ज है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो चार्ज आगे फ़्लो नहीं करेगा, तो वो सारा चार्ज जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्योंकि करंट जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर उसमें एक बार एक उसके चक्कर में अगर करंट स्टोर होगा भी, तो अगली उसकी रोटेशन में वो जो चार्ज स्टोर हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बार बार चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती रहती है, जिसकी वजह से उसके कैपेसिटर में चार्ज जो है वो स्टोर नहीं होता। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन आपने वही इक्वेशन यूज़ करनी है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड q यहाँ पे इक्वल आ जाएगा q नॉट साइन ओमेगा टी के। अब आपने इक्वेशन पढ़ी भी है, ठीक है, कि चार्ज जो है वो v की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और q इक्वल आ जाता है सी वी के। ठीक है, q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड q इज़ इक्वल टू सी वी। ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें q क्योंकि v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस q नॉट की जगह आप लिख सकते हैं सी वी नॉट। ठीक है, तो फिर q किसके इक्वल आ जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के। और i इक्वल होता है q ओवर टी के, तो i को आप लिख सकते हैं डेल q ओवर डेल टी। अब एक बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि जो करंट है वो चार्ज और टाइम की चार्ज कर्व जो है, ठीक है, चार्ज कर्व की स्लोप की इक्वल होता है। ये बात हम जब इसकी स्लोप ड्रा करेंगे वहाँ पे मैं आपको दोबारा क्लियर समझाऊंगा। आपने ये ज़हन में रखना है कि जो करंट है वो चार्ज कर्व की स्लोप की इक्वल होता है। ठीक है, चार्ज कर्व की स्लोप की इक्वल होता है। अब वोल्टेज टाइम ग्राफ आपको मालूम है, आप पीछे भी प्रीवियस लेक्चर्स में ड्रा कर चुके हैं। वो किसकी इक्वल होती है, साइनोसाइडल वेव होती है। ठीक है, वोल्टेज टाइम ग्राफ। ठीक है, साइन ज़ीरो पे मिनिमम, फिर साइन 90 पे मैक्सिमम, फिर साइन 180 पे ज़ीरो, फिर साइन 270 पे नेगेटिवली मैक्सिमम एंड साइन 360 पे फिर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये साइनोसाइडल वेव होती है। अब हम दो ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे, एक हम क्यू टी ग्राफ ड्रा करेंगे और एक आई टी ग्राफ ड्रा करेंगे। क्यू टी ग्राफ और वी टी ग्राफ सेम होते हैं दोनों, ये हम पीछे ए सी थ्रू रजिस्टर में पढ़ चुके हैं। तो सेम वही हम साइनोसाइडल वेव ड्रा कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे हमने वी टी ग्राफ में ड्रा किए। अब देखें, मैंने यहाँ पे अभी बात की थी कि जो करंट है वो चार्ज कर्व की स्लोप के इक्वल होता है। अब चार्ज कर्व तो आपने ड्रा कर लिया है यहाँ पर ये, अब इसकी आपने स्लोप ड्रा करनी है। तो स्लोप ड्रा करें। ठीक है, पहले इस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन आएगी, तो वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो करंट क्या होगा, फिर इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्लोप ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है, मिनिमम। तो फिर आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिवली मैक्सिमम इस पॉइंट पर, तो नेगेटिवली मैक्सिमम कर देते हैं, इसको लाइन के नीचे ले आए। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर आई लिख लें, आई नॉट लिख लें और नीचे माइनस आई नॉट लिख लें। ये पॉजिटिवली मैक्सिमम और ये नेगेटिवली मैक्सिमम। फिर आगे स्लोप ड्रा करें, यहाँ पे स्लोप फिर हॉरिजॉन्टल आएगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का मैक्स मतलब क्या होता है, मैक्सिमम।
तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इन सब पॉइंट्स को मिला दें आपस में तो आपके पास ये लाइन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, अब आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि क्यू टी ग्राफ जो है उसकी वेव साइनोसाइडल बन रही है, जबकि आई टी का ग्राफ उससे डिफरेंट है। ठीक है, जहाँ पे क्यू मिनिमम है वहाँ पे आई मैक्सिमम है, और जहाँ पे चार्ज जो है वो मैक्सिमम है वहाँ पे करंट मिनिमम है। ठीक है, ये उसके अपोजिट है बिल्कुल। तो मैंने पहले कहा था कि करंट जो होता है वो चार्ज कर्व की स्लोप की इक्वल होता है, तो हमने उसकी स्लोप ड्रा करके आई टी ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इन तीनों को इकट्ठा कर दें। ठीक है, ऑल इन वन। देखिए, पहले आप लाइन लगाएंगे किसके लिए, पहले आप वी टी ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, उसकी साइनोसाइडल वेव बनेगी। अब क्यू टी ग्राफ भी सेम ऐसे ही था, तो उसकी भी सेम वही आप साइनोसाइडल वेव ड्रा कर देंगे। अब इसके ऊपर आपने आई टी ग्राफ की स्लोप ड्रा करनी है, तो वो स्लोप आपने इस फॉर्म में ड्रा की थी। ठीक है, तो ये तीनों को आपने कंबाइन कर दिया। पहली लाइन जो है वो आई के लिए, सेकंड लाइन वी के लिए, और थर्ड लाइन क्यू के लिए। तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिकली समझा रहा हूँ, तो इसके अलावा आप खुद इनको मेंशन करके लिख सकते हैं ऊपर कि ये आई कर्व है, ये वी कर्व है और ये क्यू कर्व है। अब हम इसमें से सिर्फ दो कर्व्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक वोल्टेज टाइम कर्व और एक आई टी कर्व। तो दोनों को ड्रा करें। ठीक है, ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये वी टी कर्व है, साइनोसाइडल वेव, और आई टी कर्व जो आपने ड्रा की थी अभी वो इस फॉर्म में थी। ठीक है, ये आपके पास आई टी कर्व आ गई। अब हम इनके फेज़र ड्रा करते हैं। तो फेज़र यहाँ पे एक ही हम ड्रा करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं इसको देखेंगे। देखिए, पहले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आई मैक्सिमम है। आई मैक्सिमम होने का मतलब है कि आई के लिए वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, और इसी पॉइंट पर वी जो है वो मिनिमम है, तो वी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, रेड लाइन वी के लिए और जो ब्लू लाइन है वो आई के लिए। तो एक ही हमने फेज़र ड्रा किया और एक ही फेज़र से हमें मालूम हो गया है कि वी और आई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 है। और यहाँ से इसी फेज़र से हमें क्या मालूम हो रहा है कि जो इस कर्व के अंदर आई लीड कर रहा है और वी जो है वो लैग कर रहा है। वी और आई की जो कर्व होती है उसके अंदर वी और आई की कर्व में कौन सा फेज़ लीड करता है और कौन सा फेज़ लैग करता है। तो इसमें आई जो है ये लीड कर रहा है और वी जो है ये लैग कर रहा है। कितने एंगल से, π/2 के एंगल से। रेडियन में π/2 है और डिग्री में 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल से ये दोनों के दरमियान आई जो है ये लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, और वोल्टेज जो है ये लैग कर रही है। अब अगर किसी सर्किट के अंदर दोनों डेसिपेटेड हों, ठीक है, वी और आई, तो इसको हम वी आर एम एस के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्लोप ड्रा कर देंगे। तो इस साइड को आप नाम देंगे वी आर एम एस साइन थीटा का, और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप नाम देंगे वी आर एम एस कॉस थीटा का। दोनों के दरमियान एंगल थीटा मौजूद है। तो यहाँ पे जब आप पावर डेसिपेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो P इक्वल होता है वी आई के। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि P इक्वल होता है V क्रॉस आई के। तो यहाँ पे P इक्वल आ जाएगा वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप सिंपल वी आई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर डेसिपेशन कैपेसिटर के अंदर क्या आ जाएगी, V इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि कॉस थीटा को पावर फैक्टर का भी नाम दिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पूछा जाता है अक्सर कि साइन थीटा और कॉस थीटा में से कौन सा पावर फैक्टर है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में से जो कॉस थीटा है ये पावर फैक्टर है। और एक और चीज़ कि इसमें पावर डेसिपेशन ज़ीरो है। ठीक है, AC थ्रू कैपेसिटर के अंदर पावर डेसिपेशन ज़ीरो है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इसको समझने के लिए पहले तो आपकी बुक में भी ये चीज़ मेंशन है कि आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इस कर्व को देखें, यहाँ पे एक लाइन लगा दें और एक यहाँ पे। फर्स्ट पोर्शन को 1 का नाम दे दें, सेकंड को 2, थर्ड और फोर्थ, 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर दें। अब ज़रा अगर आप गौर करें इन पॉइंट्स पर,
देखें यहाँ पर अगर पावर गेन कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर पावर को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर को गेन कर रहे हैं अगर नेगेटिवली, तो इस पोर्शन के अंदर अगेन ये पावर को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गेन इक्वल है लॉस के, जितनी पावर वो गेन कर रहा है कैपेसिटर उतनी ही वो पावर लॉस भी कर रहा है। तो इसमें पावर डेसिपेशन फिर क्या होती है, ज़ीरो होती है, इसमें कोई पावर डेसिपेट नहीं होती। उसके बाद एक और इसमें कॉन्सेप्ट है रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस क्या होती है, opposition in the flow of current through capacitor, ठीक है। opposition in the flow of current through capacitor, कैपेसिटर की वजह से करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होती है, रेजिस्टेंस होती है, उसको रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है और इसको एक्स सी से डिनोट किया जाता है। और एक्स सी इक्वल होता है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के, ठीक है। वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस की इक्वल होता है। जैसे आर इक्वल होता है ना वी ओवर आई के, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि आर किसकी इक्वल होता है, वी ओवर आई के। सेम ऐसे ही एक्स सी इक्वल होता है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और इसका यूनिट होता है आई ओवर ओमेगा सी, और ओमेगा क्योंकि इक्वल होता है 2 पाई एफ के, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 1/2 पाई आर एफ, 1/2 पाई एफ इंटू सी। इसका मतलब है कि जो एक्स सी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ़ के, ठीक है। एक्स सी एफ़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ़ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो एक्स सी डिक्रीज़ करेगा। इसको हम ओम में मेजर करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आप ओम में मेजर करते हैं तो रिएक्टेंस को भी आपने ओम में ही मेजर करना है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ओम कम होंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ओम ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई भी कैपेसिटर बेस्ट वर्क कब करेगा और रोस्ट वर्क कब करेगा। बेस्ट वर्क वो तब करेगा जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और रोस्ट वर्क या बैड वर्किंग तब देगा जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के क्योंकि ये इन्वर्स है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो वो बेस्ट तरीके से वर्क करेगा कैपेसिटर, और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वो रॉस तरीके से वर्क करेगा, बैड वर्किंग देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। एसी थ्रू रेजिस्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एसी थ्रू कैपेसिटर के अंदर फेज़ डिफरेंस मौजूद होता है, और वो कितना फेज़ डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। पावर डेसिपेशन इसमें ज़ीरो होती है, और रिएक्टेंस किसकी इक्वल होती है, एक्स सी इक्वल होता है 1/2 पाई एफ सी की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था एसी थ्रू कैपेसिटर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को ठहर ठहर के दोबारा रिमाइंड करके इसको सुने, ठीक है। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल है। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।